चलिए, तो कल तो वैसे ऑफ है आप लोगों का, कल ईद है। तो कल बता दिया होगा ईद की कल ऑफ है। बता दिया, पता चल गया तो। यस। यस सर। ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमें पढ़ने हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंशियल टेस्ट। ठीक है, कल हमने ये सारे प्रोसीजर समझ लिए थे कि एक्चुअली में आप व्हाट आर द एक्चुअल प्रोसीजर्स। तो हमारे पास प्रोसीजर्स, इंस्पेक्शन एक प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन है, इंक्वायरी है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, रिकैलकुलेशन है, रीपरफॉर्मेंस है, एनालिटिकल प्रोसीजर है। एनालिटिकल प्रोसीजर भी हम लोगों को पता है। एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर में बेसिकली हम लोग रिलेशनशिप किन्हीं भी दो आइटम्स में ना रिलेशनशिप है उसका, उसको स्टडी करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। ये जो है, इस तरीके से जब आप जो है प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, इस तरीके का प्रोसीजर जिसमें आप दो चीजों को कंपेयर करो, उनके रिलेशनशिप से कुछ एनालाइज करो, तो वो चीज एनालिटिकल प्रोसीजर का पार्ट होती है ना। इसके सिंपल एग्जांपल है, जैसे आपने 2 साल की बैलेंस शीट का कंपैरिजन किया, कंपैरिजन बिटवीन 2 इयर्स बैलेंस शीट। आपने 2 साल की जो है वो बैलेंस शीट का कंपैरिजन कर लिया। रेशियो एनालिसिस पढ़ा है आप लोगों ने यहाँ पे 12th में। यस सर। तो वो रेशियोज हो गए, वहां पर भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं हम लोग। करंट रेशियो आप लोग निकालते हैं, करंट रेशियो आप लोग निकालते हैं, और कौन से रेशियोज होते हैं, है ना? बहुत सारे रेशियोज होते हैं। टर्नओवर रेशियोज आप लोगों के होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं आप लोगों के, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है आप लोगों का, ईबिटा डेटा है, और ऐसे बहुत सारे हैं, अभी मेरे को सारे नाम तो याद नहीं पड़ा। तो जब आप ये रेशियोज का या दो आइटम्स का कंपैरिजन करके और जब उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूड करें, कुछ एनालिसिस उसको करें, उसको पढ़ें, उससे देखें, ठीक है, तो ये एक एनालिटिकल प्रोसीजर कहलाता है। सिंपल सी चीजें समझ में आ गया भाई यहाँ पे? यस और नो? है ना? आगे बात समझ में आ गई? आया ना? जल्दी बताओ। यस सर। एक मुझे यस तो सर। आवाज धीरे आ रही है, मैं स्पीकर चालू करना। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। ठीक है। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स बहुत ऐसे कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, और सिंपल सी बात है, जब भी कोई दो चीजों के बीच के रिलेशनशिप को अपने स्टडी किया, एनालाइज किया, तो वो एक एनालिटिकल प्रोसीजर है। अच्छा, अब ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो हमने ऊपर सीखे उनसे अलग प्रोसीजर है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम लोग जो प्रोसीजर्स यूज करते हैं, वो प्रोसीजर्स अपने आप में पूरी तरीके से अलग प्रोसीजर्स हैं, है ना? असर्शन टेस्ट करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं होता। असर्शन टेस्ट करने के लिए कौन से प्रोसीजर होते हैं? असर्शन टेस्ट करने के लिए टेस्ट ऑफ डिटेल होता है। ये बेसिकली एक डिफरेंस आपको देखने के लिए मत मिलेगा कि भाई जो भी असर्ट किया गया, क्या हम उसको टेस्ट एनालिटिकल प्रोसीजर से भी कर सकते हैं क्या? तो एनालिटिकल प्रोसीजर से आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, ये बात है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई अगर असर्शन टेस्ट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर रिलेवेंट है, तो टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करोगे, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? क्या परफॉर्म करोगे? What procedures you will use to test the assertions? कौन से प्रोसीजर यूज करेंगे हम लोग? क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ना असर्शन मतलब तो काफी हमसे डिस्कशन हो चुका है, तो बार बार अब यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज सब्सटेंसिव टेस्ट की तरह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, एक अलग बात है। सब्सटेंसिव मतलब तो सब्सटेंशियल पार्ट हो गया। तो देखो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। एनालिटिकल प्रोसीजर का पहले हमने यूज कहां पर किया था? वो हमने यूज किया था इसका रिस्क असेसमेंट के टाइम पे। कहां पर यूज किया था इसका? रिस्क असेसमेंट के टाइम पे। रिस्क असेसमेंट के टाइम पे हमने यूज किया था इसका, रिस्क असेसमेंट के टाइम पे। कहां पर यूज किया था इसका? रिस्क असेसमेंट के टाइम पे। कहां पर यूज किया था इसका? रिस्क
असेसमेंट के टाइम पे यूज किया था। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है, वो रिस्क असेसमेंट के टाइम पे भी यूज किए जा सकते हैं और सब्सटेंसिव टेस्ट के टाइम के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स का ही यूज हम लोग ऑडिट करने के लिए या फिर सब्सटेंसिव प्रोसीजर के फॉर्म में करें? एज अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज करने से काम चल जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है, देखो, है ना। आप एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ सब्सटेंसिव टेस्ट यूज नहीं करो वो चल जाएगा, लेकिन मेनली आप सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर ही सब्सटेंसिव प्रोसीजर की तरह यूज करो ये नहीं चलेगा भाई। हमें टेस्ट ऑफ डिटेल तो करना पड़ेगा ना। ये जो अपन ने इंस्पेक्शन की बात की, ऑब्जर्वेशन है, कहने का मतलब वाउचर्स आपको देखने पड़ेंगे, इनवॉइस आपको देखने पड़ेंगे, बैंक स्टेटमेंट आपको देखने पड़ेंगे, ये सब चीजें तो देखनी पड़ेगी कि सिर्फ और सिर्फ दो कंपैरिजन से हम लोग अपना काम कर लें, कंपैरिजन से एविडेंसेस ले लें, ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? यस और नो? No, sir. ये फिजिबल नहीं है। सबको बात समझ में आ गई मेरी? क्या मैं क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने क्या सिनेरियो समझाने की बात कर रहा हूँ? तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स तो वो प्रोसीजर होते हैं जिनको कि सब्सटेंशियल अमाउंट में परफॉर्म किया जाना है। एट दी असर्शन लेवल जाकर के एविडेंसेस हमको इकट्ठे करने हैं। तो असर्शन लेवल पे जब आप एविडेंसेस इकट्ठा करना चाहते हो तो आपको टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करने पड़ेंगे। खाली सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से काम नहीं चलता, लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर्स को टेस्ट ऑफ डिटेल्स के साथ में जो है यूज किया जा सकता है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि भाई जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो जब आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हो तो आपको अगर उसका रिजल्ट जो है वो अनइवन लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है, तो फिर ये बेनिफिट आपको हो जाता है कि वो ये आपको एक डाउट दे देता है कि भाई देखो यहाँ कुछ गड़बड़ी है। तो वो गड़बड़ी मेरे को पता लग गई कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, और इस गड़बड़ी को चेक करने के लिए मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल्स यहाँ पर ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अब आप सर्टेन एग्जांपल लो कि भाई मैंने इस साल का बैंक स्टेटमेंट और पिछले साल का बैंक स्टेटमेंट, या इस साल की सेल और पिछले साल की सेल, दोनों को कंपेयर किया। अब दोनों साल की सेल में बहुत ज्यादा फर्क ऐसा होना नहीं चाहिए इन जनरल। जो एक नेचुरल ग्रोथ है बिजनेस में वो देखने को मिले, या नेचुरल डिक्लाइन है वो देखने को मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एक साल तो हमने बहुत सारा अच्छा बिजनेस किया और दूसरे साल जो है वो एकदम से हमारा बिजनेस गिर गया। तो ऑडिटर को डाउट जाएगा यहाँ पे? यस और नो? जाएगा नहीं जाएगा Yes, ऑडिटर? sir. Yes, sir. that is a simple analytical procedure that I have been performed here now. तो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई देखो एकदम से क्या हुआ कि आपकी सेल्स थी, तो मुझे पता लग गया कि भाई सेल्स एक ऐसा एरिया है मेरे क्लाइंट के ऑडिट का जहां पर मुझे फर्दर टेस्ट ऑफ डिटेल्स डिटेल में परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो वो जो रिलेशनशिप आपको देता है ना, अगर उसमें आप उन रिलेशनशिप्स को स्टडी करने से आपको समझ में आ रहा है कि भाई दिस इज समथिंग a doubt is put on, तो फिर आप वहां पे ज्यादा काम करेंगे। ये आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स का फायदा हो जाता है विद द अदर सब्सटेंसिव प्रोसीजर दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल। ये इन लोगों ने पूरे पैराग्राफ में समझाया। ठीक है, तो एनालिटिकल का प्रोसीजर का हमने यूज रिस्क असेसमेंट के टाइम पे लिया, प्लानिंग के टाइम पे लिया। ठीक है, लेटर इन द टेक्स्ट वी विल सी दे परफॉर्म्ड एट द कंप्लीशन, और इवन इनको हम जब ऑडिट कंप्लीट कर देते हैं कंप्लीशन स्टेज के टाइम पे भी हम परफॉर्म करेंगे। क्या इनको सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स जो कि प्रोसीजर हम लोग डिजाइन करते हैं मटेरियल स्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है? यस, ये यूज किए जा सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, रिलेशनशिप्स को समझने के लिए। इनसे खुद से मिस स्टेटमेंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये ऐसे पॉसिबल एरिया आइडेंटिफाई हो जाएंगे जहां पर गलतियां या मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो आप इनको आइसोलेशन में, मतलब सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनको दूसरे प्रोसीजर्स के साथ सपोर्ट करने के लिए इनको यूज में लिया जा सकता है। When performing analytical procedure, the auditor does not simply look at the current figures in comparison to, they may consider other points of comparison such as budgets and industry data. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मेरे क्लाइंट के 2 सालों का कंपैरिजन करूं, इवन मैं कंपेयर किससे कर सकता हूं?
मैं इंडस्ट्री डेटा, मैं हो सकता है किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर कर लूं कि देखो उनका प्रॉफिट मार्जिन ये और आपका प्रॉफिट मार्जिन ये, इतना फर्क क्यों है? यस और नो? दो कंपनियां अगर सेम काम कर रही है, आपने वो परफेक्ट कंपटीशन वाला पढ़ा है यहाँ पर इकोनॉमिक्स में? परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, पढ़ा है इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन? डिमांड Yes, आपने sir. पढ़ी है Yes, ना, sir. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ी होगी, तो हमारे में डिमांड इलास्टिक होती है, इलास्टिक होती है। एक हमारे पास उसी तरीके से एक मार्केट होता है जिसको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सभी सेलर्स को एक जैसा ही प्रॉफिट मार्जिन रियलाइज होता है नहीं होता? जैसा हो Yes, Yes. sir. तो हम अब, हालांकि तुम्हें जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई तो ये बताया होगा कि भाई परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली इस तरीके के मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये भी समझाया नहीं समझाया? Yes, sir. तो परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पूरी तरीके से परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब कोई इंडस्ट्री होती है, कोई मार्केट होता है, तो वहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, आप जैसे ही जाओगे कि भाई पुराने कोई बाजार में जाओगे जहाँ पे सिर्फ कपड़े ही बिक रहे हैं या जूते ही बिक रहे हैं, तो वहां पर जनरली बहुत सारे लोगों को जो प्रॉफिट हो रहा होता है वो एक सिमिलर या आसपास की रेट से हो रहा है। 10% हो रहा है, किसी को 11 हो गया, किसी को 9 हो गया। ये बहुत कम देखने के लिए मिलेगा कि यार किसी को 10 हो रहा है, किसी को 100% मार्जिन हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा है तो दिस विल ब्रिंग अ डाउट टू द माइंड ऑफ द ऑडिटर कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि यार इंडस्ट्री में बाकी लोगों को 10, 11, 12% का मार्जिन है और ये 25% का, 40% का मार्जिन इसको मिल रहा है, या इसको 2% या 3% का मार्जिन मिल रहा है। ये पॉसिबल चीज नहीं है। तो इवन जब मैं इस रिलेशनशिप को भी स्टडी कर रहा हूँ, ये भी एक तरीके का एनालिटिकल प्रोसीजर है। आया बेटा समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आप कंपनी के अलग अलग साल के डेटा को कंपेयर कर सकते हो, आप कंपनी के, आप अपने क्लाइंट के डेटा को उसके बजट से कंपेयर कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट के डेटा को इंडस्ट्री के डेटा से कंपेयर कर सकते हो। अदर टेक्निक्स, रेशियो एनालिसिस किया जा सकता है, ट्रेंड एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। प्रूफ इन टोटल, फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरोल कॉस्ट फॉर द ईयर बाय लास्ट ईयर कॉस्ट इन्फ्लेटिंग ऑफ पे राइज, ठीक है। उसके अलावा इवन प्रूफ इन टोटल, प्रूफ इन टोटल का मतलब आप ये देख सकते हो कि भाई अगर जैसे कि आपने देखा होगा ना बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है? बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है। एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं ना जो एम्प्लॉयज को हम सैलरी देते हैं। ऐसे आपने 11th में तो सैलरी पढ़ा होगा, फिर 12th में आ गए तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सैलरी नहीं बोलेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट बोलेंगे। यही बोलते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट, यस और नो? है, उसका मतलब सैलरी होता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इवन ये भी एक टेक्निक है एनालिटिकल प्रोसीजर में। जैसे अब मुझे पता है कि भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 100 है और एवरेज सैलरी जो है वो से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए है, तो इस हिसाब से टोटल सैलरी कितनी होनी चाहिए लोगों की? 100,000,000,000 ये सैलरी होनी चाहिए, दैट इज 10 लाख रुपए। इससे ज्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए। अब या इसके आसपास मान लो 10% मार्जिन ऊपर नीचे करके कि चलो 100 जनों को एक सैलरी दे, किसी को बढ़ा के भी दे रहे, किसी को कम भी दे रहे। लेकिन अगर यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट 50 लाख रुपए लिखी जाए तो अब आपको डाउट नहीं आएगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि यार बैलेंस शीट में 50 लाख रुपए एम्प्लॉय कॉस्ट है और जबकि जो मेरे क्लाइंट ने डेटा दिया है उसमें 100 एम्प्लॉयज है और ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए से ज्यादा सैलरी किसी को देते नहीं है। तो मैक्स टू मैक्स 10 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी होनी नहीं चाहिए ना एम्प्लॉय कॉस्ट पे, 50 लाख रुपए कैसे? तो यहाँ मेरा डाउट जाएगा और इस एरिया पे मैं एडिशनल प्रोसीजर्स या बाकी जो टेस्ट ऑफ डिटेल है वो मैं ज्यादा डिटेल में जाके परफॉर्म करूंगा। ये इन्होंने समझाया। आ गया भाई समझ में? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर करने में देयर आर सेवरल टेक्निक्स दैट आर अवेलेबल। आप अपने क्लाइंट के ही अलग अलग ईयर्स के डेटा को कंपेयर कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट के डेटा को उसके बनाए हुए बजट से कंपेयर कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट के डेटा को इंडस्ट्री के डेटा से कंपेयर कर सकते हो, आप रेशियो एनालिसिस का यूज दे सकते हैं, आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, आप प्रूफ इन टोटल निकाल सकते हैं। ये सारे हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर है। Analytical procedures are useful for assessing several assertions at once as the auditor is effectively auditing as a whole account balance or class of transaction। तो इनका यूज जब है जब आप पूरे अकाउंट बैलेंस को या पूरे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को
का असेसमेंट कर रहे हो भाई। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का असेसमेंट जो है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का असेसमेंट या इसके लिए एविडेंस आपको क्या एनालिटिकल प्रोसीजर से मिलेगा क्या? वो नहीं होता। मिल सकता है क्या भाई इंडिविजुअल उसका? सोचो, क्या हमें इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का एविडेंस मिलेगा एनालिटिकल प्रोसीजर से कभी? No, sir. No, sir. ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आप ओवरऑल, ये जैसे कि ओवरऑल हो गया, हाँ भाई 50 लाख रुपए का टोटल बैलेंस है, तो जब मुझे इसके लिए एविडेंस चाहिए कि हाँ भाई ये एज अ होल सही है या नहीं है, तो मैंने इस तरीके से रिलेशनशिप निकाल करके स्टडी कर लिया और मुझे मिल गया एविडेंस कि ये सही नहीं है, ठीक है, रीजनेबल है या नहीं है। तो इन चीजों की रीजनेबिलिटी के लिए जब आपको एविडेंस चाहिए एज अ होल, जब आप चीजों के एविडेंसेस उसकी रीजनेबिलिटी को लेकर के चाहते हैं, तो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स उसमें मदद करेंगे। आप इनको दे कैन बी यूज टू कोलैबोरेट। कोलैबोरेट वर्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, तो ये आपको मदद करते हैं दूसरे ऑडिट एविडेंस के साथ में, ठीक है। बाय यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर में आइडेंटिफाई अनयूजुअल आइटम्स, तो इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स की मदद से आपको अनयूजुअल आइटम्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जिनको कि फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। However, in order to use the analytical procedure, auditor needs to be able to create an expectation. It would be difficult to do this if operation change significantly from prior year. If the changes were planned, the auditor could use forecast as a point of comparison, although these are inherently unreliable due to the number of estimates involved. In this situation, it would be pointless comparing with past result, as a business would be too different to be able to. अच्छा, इन्होंने यहाँ पे डिफिकल्टी बताई है कि देखो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के साथ एक डिफिकल्टी है, जब पहले साल और दूसरे साल के बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क रहा हो अनएक्सपेक्टेडली। भाई देखो, ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है ना, मैंने पहले साल बिजनेस किया, कम चला, दूसरे साल बिजनेस बहुत ज्यादा चल गया, ये कोई इम्पॉसिबल बात तो नहीं है, हो सकता है यहाँ पे, यस और नो? हो सकता है, नहीं हो सकता? Yes, sir. है ना? एक ऐसा सर्टेन एग्जांपल देता हूँ। मोदी जी ने जब बोलो क्या, वो डीमोनेटाइजेशन लेकर के आए, तो देश में करेंसी चलना बंद हो गई। अब किसी का पैसा था तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मार्केट में क्योंकि अब करेंसी चेंज नहीं हो रही, तो जो पेटीएम और दूसरे ये बिजनेस वाले थे, तो इस इवेंट की वजह से इनका बिजनेस एकदम से मतलब 100 टाइम्स बढ़ गया। तो इनका बिजनेस क्योंकि इस साल 100 टाइम्स बढ़ गया है, तो इनका जो प्रीवियस ईयर का डेटा है, उस प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली हम लोगों ने बहुत ज्यादा इस साल बिजनेस किया, तो इन दोनों का साल का जो डेटा है वो कंपैरेबल डेटा नहीं है। यस और नो, आया ना ये चीज? Yes, sir. तो समटाइम द एनालिटिकल प्रोसीजर्स बिकम यूजलेस, और वो कब होगा? वो जब होगा कि जब अनएक्सपेक्टेडली आपने किसी एक साल में ज्यादा जो है वो बहुत बेहतर बिजनेस या बहुत बुरा बिजनेस किया है, तो जब 2 साल के डेटा को कंपेयर ही नहीं कर सकते आप, कंपेरेबल डेटा नहीं है, परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि भाई डेटा को कंपेयर, तो ये हमारे जो है वो क्या बन जाते हैं, वो यूजलेस बन जाते हैं। आगे बेटा बात समझ में यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. सबको आ गया समझ में? गर्विता, जूही, महविश, निधि, सारिया? Yes, sir. It would also be difficult to use analytical procedure for business had experienced a number of significant off events in the year, as these will distort the figure. Similar बात है, अगर जैसे आपका बिजनेस एक साल से दूसरे साल अच्छा चला हो, अगर उसी की जगह पे सिग्निफिकेंट ऑन ऑफ इवेंट्स, बिजनेस बंद रहा चालू हुआ, बंद रहा चालू, जैसे कोविड आ गया था बीच में ना हमारे देश में, हमारे दुनिया में, तो अब इन सालों का जो डेटा है उसका कंपैरिजन पिछले जो जिन सालों में कोविड नहीं था उसके साथ आप कर सकते हो क्या? भाई अनएक्सपेक्टेडली पुअर परफॉर्मेंस रही होगी, डेफिनेटली बात है, बिजनेस जब इतने सालों से बन रहा है, तो उन पीरियड का डेटा कंपेरेबल डेटा नहीं है क्या भाई? कंपेरेबल डेटा सोचिए, No, sir. नहीं है ना? तो Sir. प्रोसीजर्स इन 2 सालों के डेटा को कंपेयर करके नहीं, क्योंकि आपको ऑफकोर्सली बात है कि अनयूजुअल डिफरेंसेस मिलेंगे, है ना? 2020 में जब कोविड चल रहा था, तो 2020 दिसंबर का जो डेटा होगा वो 2019 दिसंबर के डेटा से बहुत अलग होगा। हाँ, उसमें आप 2019 के डेटा देखोगे, अरे यार क्या सेल हुई है, 2019 20 में कुछ सेल नहीं हुआ, बिजनेस ही बंद पड़ा था। ये अब इन्होंने कहा कि भाई अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना चाहते हो तो आपको एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी पड़ती है,
define the difference of threshold of variation which is considered acceptable. ठीक है ना? अब थ्रेशोल्ड ऑफ वेरिएशन क्या है? जैसे ना इस चीज को समझो, जैसे अभी मैंने बताया कि भाई मैं 2 दिसंबर 21 और दिसंबर 22 की सेल का कंपैरिजन करूं। इस साल मेरी सेल कितनी हुई थी, इस साल मेरी सेल कितनी हुई, ठीक है ना? तो पहली बात तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेशन डेवलप करने का मतलब जैसे मुझे ये एक्सपेक्टेशन होगी भाई 10% सेल इंक्रीज होगी, इससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। यस और नो, हाँ या ना? ये मैंने एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली कि भाई इससे ज्यादा मुझे डिफरेंस नहीं मिलना चाहिए। दिसंबर 21 में अगर 100 रुपए की सेल हुई थी तो दिसंबर 22 में 110 रुपए की सेल होनी चाहिए, इससे ज्यादा का डिफरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये मुझे मिलेगा, ठीक है? अब मान लीजिए कि मैं ये बोलता हूँ कि भाई 10 से 15% तक का वेरिएशन हो सकता है ना, 100 की जगह 115 हो सकती है या कम भी हो सकती है, 5% पीछे जा सकते हैं कि 105 हो जाएगा। इससे ज्यादा का डिफरेंस मेरे को नहीं मिलेगा। दैट इज ये डिफरेंस और थ्रेशोल्ड ऑफ वेरिएशन मैंने डेवलप कर लिया। आई बात समझ में बेटा यहाँ पे? Yes, sir. है ना? 10% तो एक्सपेक्टेशन था कि हाँ भाई 110 मिलना चाहिए फिगर, फिर मैंने एक वेरिएशन डेवलप किया कि 110 एग्जैक्टली नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, 105 से लेके 115 हम लोग मान लेते हैं। ये फिर उसके बाद जब आप एक्चुअल कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द रिकॉर्डेड अमाउंट एंड द एक्सपेक्टेड अमाउंट। तो अब यहाँ पर डिफरेंस, अब मान लीजिए कि जब मैंने कैलकुलेट किया तो पता लग रहा है भाई 125 रुपए, ये कैसे 25% की, मेरी तो उम्मीद कितनी थी, मेरी उम्मीद 10% थी। इवन मैंने सोचा था कि भाई 10% मेरी उम्मीद है, बट मुझे लगता है कि 5% कम और 5% ज्यादा, लेकिन 125 आ रहा है, तो ये डिफरेंस हो गया ना, मेरी एक्सपेक्टेशन से 10% का ज्यादा डिफरेंस है या नहीं है? मेरी एक्सपेक्टेशन से 10% का ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। आया समझ में? यस और नो? Yes, sir. तो दिस 10% विल क्रिएट अ डाउट इन दी ऑडिटर्स माइंड, और फिर इस चीज को मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि भैया ये कैसे हुआ कि भाई एक नेचुरली जो नेचुरल ग्रोथ है आपकी वो 10% ऑन दी अपर साइड 115, ऑन दी लोअर साइड 105 ये हो सकता था, बट 125 गया कैसे? ये अननेचुरल ग्रोथ है। इतनी ग्रोथ दिसंबर में क्यों हुई है? तो ये मैटर ऑफ मेरा इन्वेस्टिगेशन बन जाएगा। आया समझ में? क्लियर किस तरीके से हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं? Yes, sir. आपको समझ आ गया? गर्विता, महविश, निधि, सारिया, यस और नो बेटा जल्दी बताओ। आया बात? Yes, sir. So this become the matter of investigation ना। नाउ दी सूटेबिलिटी, अब ये प्रोसीजर हम कब परफॉर्म करेंगे? तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह का असर्शन आप जो है वो चेक कर रहे हो, डेटा आपके पास कितना रिलायबल है, whether the expectation developed by the auditor sufficiently precise to identify। तो क्या ऑडिटर ने जो अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप की, आपको देखना चाहिए क्या वो वाकई इतनी प्रिसाइज है कि वो एक मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो। यहाँ पे whether the difference between the recorded amount and expected amount is acceptable। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि भाई मुझे यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है या नहीं करना। आगे बेटा बात समझ में क्लियर यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. असर्शन अंडर स्क्रूटनी मतलब कि किस तरह के असर्शन को आप यहाँ पे उसका एनालिसिस कर रहे हो, है ना? being tested, there are clearly unsuitable for testing existence of inventories। अब जैसे existence of inventory चेक करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, लेकिन वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी चेक करने के लिए ये एक सुटेबल प्रोसीजर हो सकता है। तो भाई रिलेवेंट प्रोसीजर की बात भी हमने ऊपर पढ़ी कि कोई भी प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हो, कोई भी एविडेंस आप लेते हो तो रिलेवेंट। तो आप अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरी के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो हाउ इट इज रिलेवेंट, वो तो इंस्पेक्शन से ही पता चलेगा ना, वो तो वहां पे आपको जाके देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में इन्वेंटरी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। यस और नो बेटा? हाउ द एनालिटिकल प्रोसीजर विल बी हेल्पफुल टू यू, तो उसको मतलब नहीं है, लेकिन वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी का असेसमेंट करने के लिए हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर आपके लिए काम का प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है? एनालिटिकल प्रोसीजर मोस्ट सुटेबल फॉर टेस्टिंग बैलेंसेस। अब अगर आपको टोटल बैलेंस टेस्ट करने हो,
likely to be predictable over time meaning relationship। तो अगर आपको जैसे बैलेंसेस का टेस्ट करना हो इन एग्रीगेट तो हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपके लिए सुटेबल होंगे। तो अब आपको एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज लेना ही नहीं लेना, सबसे पहले उसमें देखना पड़ेगा हम किस तरह के असर्शन को यहाँ पर जो है वो टेस्ट करने जा रहे हैं, किस चीज के एविडेंस, किस तरह के असर्शन को प्रूव करने के लिए एविडेंस हमको चाहिए। आया समझ में ये चीज? सबसे पहले तो असर्शन देखेंगे भाई क्या असर्शन है जिसके लिए हम लोग ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए रिलेवेंट है भी या नहीं प्रोसीजर। पहली चीज तो ये हो गई, क्लियर है, समझ में आ गई बात यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Now the second point says the reliability of the data, क्योंकि देखो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के रिजल्ट तभी आपके काम के हैं जब आपने जो डेटा यूज लिया है उन रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के लिए वो डेटा रिलायबल है। Reliability of comparable is also important. If control over financial data are weak, the data is likely to contain misstatement. अब मान लो कि अगर भाई हमारे इंटरनल कंट्रोल्स ही वीक थे, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, तो इंटरनल कंट्रोल्स वीक होने की वजह से जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा है या फिर जो हमारे अकाउंटिंग में हमारे पास वो डेटा है, उस डेटा के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस होंगे, होंगे नहीं होंगे? यस और नो? तो डेटा में मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑलरेडी होंगे। तो जब डेटा ही हमारा रिलायबल नहीं है तो फिर हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी तो रिलायबल नहीं आएगा ना। क्या सही रिजल्ट मिलेगा क्या हमको? ये सोचिए आप। No, sir. क्या होगा ना, तो फिर हम डेटा अगर रिलायबल है देन द एनालिटिकल प्रोसीजर इज यूजफुल। इफ द डेटा इज नॉट रिलायबल एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर नॉट यूजफुल। ये चीज एक्सपेक्टेशन डेवलप बाय द ऑडिटर। फिर आप भी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहे हो कि भाई देखो, जैसे एक्सपेक्टेशन का वैसे ऊपर एग्जांपल ले दिया, तो जैसे आप करंट रेशियो निकालते हो, करंट रेशियो कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज हम लोग करके निकालते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बिफोर कैलकुलेटिंग दिस रेशियो मैं ये उम्मीद कर लेता हूँ कि भाई देखो, अगर मेरे पास 2 रुपए का उधार है, अगर मेरे पास 1 रुपए का उधार है तो मेरे पास 2 रुपए उसको चुकाने के लिए होने चाहिए, मेरे पास 2 रुपए करंट एसेट होने चाहिए, मेरी 1 रुपए की लायबिलिटी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है जो कि एक ऑडिटर डेवलप कर रहा है, ठीक है? ये जो एक्सपेक्टेशन मैं लगा रहा हूं ये कितनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये कितनी प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना? ये ऑडिटर को जो है वो फर्दर कंसीडर करना पड़ेगा। तो ऑडिटर विल बी एबल टू डेवलप अ मोर प्रिसाइज if the disaggregated information is obtained and analyzed, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को जो एक्सपेक्टेशन जो मैं लगा रहा हूँ कि यार मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए वो प्रिसाइज नहीं है, आपको लग रहा है कि यार मैं तो सोच के बैठा हूँ कि भाई अगर इनके पास 1 रुपए की लायबिलिटी है तो 2 रुपए चुकाने के लिए, बट मुझे लग रहा है कि यार माइट भी मेरी एक्सपेक्टेशन सही नहीं है, इससे बुरी पोजीशन हो सकती है, ठीक है? तो फिर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने की जगह मेरे को ऐसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए जिससे कि पहले डेटा सही किया जाए, क्योंकि मेरे को डेटा देख करके एक्सपेक्टेशन मिली होगी ना, आया ना? यस और नो? तो मुझे क्यों उम्मीद ऐसी हुई होगी कि हाँ भाई ऐसा होगा? ऑफ कोर्स की बात है, जब मैंने मेरे क्लाइंट का डेटा देखा होगा तो मुझे ये उम्मीद या एक्सपेक्टेशन होगी कि हाँ भाई इनका जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतना पैसा इनके पास होना चाहिए, इतना एसेट इनके पास होना चाहिए, ये तो डेटा देख के। आ रही बेटा बात समझ में यहाँ पे? Yes, Yes, sir. sir. क्या तो इन्होंने एग्जांपल, when performing analytical procedure it may be more meaningful if sales by month customer product feature are analyzed rather than by revenue figure as a whole। ये क्या कह रहे हैं कि भाई जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर रेवेन्यू को के हिसाब से या रेवेन्यू के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो ये ज्यादा मीनिंगफुल है कि इफ सेल्स बाय मंथ कस्टमर प्रोडक्ट रीजन आर एनालाइज रेदर देन। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो आपका क्लाइंट ऐसा है कि भाई मंथ वाइज सेल, कस्टमर वाइज सेल, प्रोडक्ट वाइज सेल, रीजन वाइज सेल, आपका कोई क्लाइंट है यार भाई उसकी महाराष्ट्र में भी उसकी सेल होती है, राजस्थान में भी उसकी सेल होती है, तो एज अ टोटल मैं कंपैरिजन करूं उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मुझे मिलेगा कि एज अ रीजन वाइज मैं पहले इनकी सेल को समझूं। ये चीज है,
आप समझना, एज अ टोटल तो मेरे को पूरी सेल ही दिख रही है भाई महाराष्ट्र में भी इतनी सेल हुई सबका, लेकिन उससे बेटर है कि मैं ये कंपेयर करूं कि कौन से रीजन में इनकी कितनी सेल हो रही है। पहले मैं वो डेटा तो समझूं, अगर मैं वो डेटा नहीं समझता तो माइट भी हो सकता है कि मैं गलत एक्सपेक्टेशन लगा लूंगा। आ रही है बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये कह रहे हैं कि आप कोई भी उम्मीद लगाने से पहले, कोई भी एक्सपेक्टेशन डेवलप करने से पहले डेटा को समझिए पूरा। विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ, अगर वो डेटा रिलायबल है तो उससे उम्मीद लगाइए, अगर वो डेटा रिलायबल नहीं है तो उससे कोई एक्सपेक्टेशन मत लगाइए। कहने का मतलब इनका बस इतना सा है, द ऑडिटर एबिलिटी टू डेवलप एन एक्सपेक्टेशन विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ। तो अगर आपके पास रिलायबल डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिलायबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप एक्सपेक्टेशन डेवलप मत कीजिए। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद दी अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल वेरिएशन बिटवीन दी एक्सपेक्ट, अब डिफरेंस, अब जैसे मान लो मैंने एक्सपेक्टेशन लगा ली, फिर मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया, फिर रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में और मेरी एक्सपेक्टेशन में कितना फर्क है? सोचा तो था कि भाई 99% मार्क आएंगे, आए 50% ही मार्क, या 60% मेरी उम्मीद थी, हाँ अच्छे गए, तो वो कितना डिफरेंस है? इफ द लेवल ऑफ वेरिएशन फ्रॉम एक्चुअल इज हायर देन द लेवल ऑफ वेरिएशन, द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट further procedure will be necessary to ensure the balance in the financial statement is not materially missed। कहने का मतलब इतना है कि अगर जो मेरी एक्सपेक्टेशन का मैंने एक 5 to 10% वाला बना, तो अगर एक्चुअल रिजल्ट्स इनके बीच में आते हैं तो क्या मैं फर्दर कुछ करूंगा या नहीं करूंगा? आगे कुछ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? सोचिए। ये एक्चुअल, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई जो है 5 से 10% का वेरिएशन आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, और एक्चुअल रिजल्ट भी इसी के अंदर फॉल करते हैं, तो फिर मुझे आगे कुछ काम करने की जरूरत है क्या? सोचिए। No, sir. No, sir. ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं ना वो फर्दर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, 5 to 10 तक का मेरा एक्सपेक्टेशन था और रिजल्ट इससे बाहर चला जाए, एक्चुअल रिजल्ट यहाँ आए, ठीक है, 15 तक चला गया, तो फिर ऐसे केस में आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये उन्होंने बताया। आया समझ में भाई क्लियरली यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ये हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर यहाँ पे खत्म हो गया। एनालिटिकल प्रोसीजर में लेते के कुछ नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो जब भी दो आइटम्स का कंपैरिजन करके आप रिजल्ट निकालते हो, एनालिसिस निकालते हो उसका, तो वो एक तरीके का एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वही होना चाहिए कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स को क्या सब्सटेंसिव टेस्ट की तरह यूज किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, बट आइसोलेशन में नहीं किया जा सकता, बल्कि हमारे दूसरे सब्सटेंसिव प्रोसीजर को सपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, कौन किस तरीके का डेटा का कंपेयर किया जा सकता है? हम हमारे क्लाइंट के ही अलग अलग सालों के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, हम हमारे क्लाइंट के डेटा को और बजट को कंपेयर कर सकते हैं, हम हमारे क्लाइंट के डेटा को इंडस्ट्री के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, हम रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, हम प्रूफ इन टोटल कर सकते हैं। कब ये फायदा नहीं देंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स कब आपको फायदा नहीं देंगे, जब 2 साल का डेटा आपस में कंपेरेबल नहीं है ड्यू टू दी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, तो ये आपका काम नहीं करेगा। किन सूटेबिलिटी कब है इनकी यहाँ पे सब्सटेंसिव टेस्ट, ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे समझ में क्लियर है? और ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, Yes, sir. ठीक है ना? चलो खत्म करें भाई क्लास को आज यहाँ पे। Yes, sir. चलो आज की क्लास को भी यहाँ पे खत्म करते हैं, और ईद के आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल छुट्टी मनाओ, एंजॉय करो, परसों हम लोग मिलते हैं क्लास में, ठीक है? Yes, sir. चलो बाय, गुड नाइट। Bye, sir.